हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मेरा टॉपिक है लेक्चर का वो है आपका पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इसको आप इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन से कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन की बात है यहाँ पे। ठीक है, तो मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें उस फैक्टर में आती हैं, तो वो चीज़ हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे आप इसको इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन से रिलेट कर सकते हैं, बट है अलग अलग। ठीक है, रिलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन से, पर है अलग। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन में क्या होता है? जो आपका इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन है ना, उसमें क्या होता है? इसमें आपका जो पावर है ना, पावर को हम वन पॉइंट से अनदर पॉइंट ट्रांसमिट करते हैं, है ना। ठीक है, यही है इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन। तो मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन में क्या होता है फिर? ठीक है, तो जो आपका मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन है उसमें क्या होता है कि आपका जो मैकेनिकल पावर है, ठीक है, आपका जो मैकेनिकल पावर है उसको हम वन पॉइंट से, ठीक है, अनदर पॉइंट ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रिकल पावर को हम ट्रांसमिट करते हैं और मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन में हम मैकेनिकल पावर की बात हम करते हैं। तो यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये बात हो रही है आपकी मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन इज ए प्रोसेस टू ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। अब आप कहेंगे कि सर अभी आप बात कर रहे थे कि मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन की, यहाँ बात कर रहा है ये मोशन ट्रांसमिट की बात कर रहा है, तो दोनों अलग है? नहीं, अलग नहीं। अलग इसलिए नहीं है क्योंकि जब आपका मोटर रोटेट करेगा, है ना, जब आपका मोटर रोटेट करेगा, ठीक है, जब आपका जो मोटर है ना, जब आपका मोटर रोटेट करेगा तो क्या होता है? आपको मैकेनिकल पावर मिलता है। ठीक है, जब आपका मोटर रोटेट करेगा तो आपको क्या मिलता है? मैकेनिकल पावर मिलता है। ठीक है, और इसी मैकेनिकल पावर को हम क्या करते हैं? वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट हम ट्रांसमिट करते हैं। तो अल्टीमेटली रोटेट ही तो आपका रोटेशन हुआ ना, अल्टीमेटली रोटेट ही तो आपका रोटेशन हुआ। और जब आप मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन की बात करते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि रोटेशन ही तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है। ठीक है, एक बार मैं भी बता देता हूं। जब आपका मोटर जो है ना, मोटर जब आपका रोटेट करेगा तो आपका जो है वो मैकेनिकल पावर जनरेट होगा। ठीक है, और इसको फिर आप क्या करोगे? वन पॉइंट से अनदर पॉइंट जो है आपका, है ना, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे इसको आप ट्रांसमिट करोगे। तो इस ये जो रोटेट कर रहा है, इसी रोटेशन की वजह से तो आपका रोटेशनल मोशन हुआ, है ना। इसी रोटेशन की वजह से आपका क्या हुआ? रोटेशनल मोशन। यानी कि अल्टीमेटली आप रोटेशनल मोशन को ही ट्रांसफर कर रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे।
इनडायरेक्ट मेथड में आप ये कह सकते हैं। ठीक है, अब आ गया होगा समझ में। यानी कि आप मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन की बात करो या फिर रोटेशनल मोशन की बात करो, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। रोटेशनल मोशन होगा तो मैकेनिकल पावर होगा, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिट करोगे तो रोटेशनल मोशन भी या रोटेशनल पावर भी ट्रांसमिट होगा। तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि पावर ट्रांसमिशन, यहाँ पे आप इसको अगर चाहें तो आप एक वर्ड ऐड कर सकते हैं, मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन। तो इसमें क्या होता है कि इज ए प्रोसेस, ठीक है, एक प्रोसेस है, मतलब एक मेथड है, एक तरीका है, एक जरिया है टू ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। तो अब आप कहोगे सर आप अभी पॉइंट की बात कर रहे थे, इसमें शाफ्ट लिखा हुआ है, तो बेटा अल्टीमेटली है क्या कि हर एक आपके एक कंप्लीट सिस्टम में हर एक जगह पर कहीं ना कहीं शाफ्ट तो लगा हुआ होगा। तो जब पावर ट्रांसमिट होगी, है ना, जब पावर ट्रांसमिट होगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, यानी कि जब एक पार्ट से अलग पार्ट, एक पार्ट ऑफ सिस्टम से अनदर पार्ट में, तो वहाँ जो भी मोटर पे शाफ्ट लगा हुआ है, अल्टीमेटली अगर आप इस पॉइंट पे पावर ट्रांसफर करोगे तो अल्टीमेटली वो शाफ्ट पे भी तो आएगा। ठीक है, जैसे अगर आप मोटर की स्पीड कम करते हो तो एक्चुअली में करते क्या हो, आप मोटर की स्पीड कम करते हो तो मोटर के शाफ्ट का रोटेशन का स्पीड ही कम करते हो ना। आप तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वाइंडिंग में, लेकिन आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप वेरी कर रहे हो उसके वेरी करने से तो शाफ्ट का रोटेशन कम हो रहा है ना। तो वो तो बात हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप कैसे रोटेशन को कम कर सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि पावर ट्रांसमिशन में आप मोशन को ट्रांसफर करोगे एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में, मतलब एक मोटर से दूसरे मोटर में आप मैकेनिकल प्रोसेस से कैसे ट्रांसफर करोगे, इसको हम बोलते हैं पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जैसे आप साइकिल चलाते हो ना, आप साइकिल चलाते हो, ठीक है, तो आप जब पेडल मारते हो तो आप फोर्स कहाँ अप्लाई कर रहे हो, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो अपने पैर के पास जो आपका पेडल है वहाँ पे, लेकिन इफेक्ट कहाँ दिख रहा है, टायर पे दिख रहा है, समझ गए। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने मैकेनिकल जो आप वर्क कर रहे हो उसके थ्रू आप पावर ट्रांसमिट कर रहे हो अपने पैर से टायर पे। ठीक है, जब इसी चीज को अगर हम मशीन के थ्रू करें तो उसमें फिर आ जाता है आपका ड्राइव सिस्टम आ जाता है ना, तो इसीलिए हम इसको मैकेनिकल ड्राइव बोलते हैं। अब क्लियर हो गया आपको। तो इसको अगर हम समझना चाहें तो इट इज द इंटरमीडिएट मैकेनिज्म। इंटरमीडिएट मैकेनिज्म क्या होता है, जो बीच का मैकेनिज्म होता है। इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है, बीच का मैकेनिज्म, मतलब कि जैसे अगर आपको, जैसे मान लीजिए बेटा एक आपका यहाँ पे मोटर M1 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका मोटर M2 है, ठीक है। अब आपको मोटर M2 का स्पीड मान लीजिए आपको कम करना है, ठीक है, और आप इसको M2 का स्पीड जो है, मोटर 2 का स्पीड है, मान लीजिए आप कम करना चाहते हैं मोटर M1 की मदद से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इससे इसका शाफ्ट जो है आप इसमें जोड़ दोगे ऐसे करके, तभी तो ये दोनों एक साथ घूमेगा। लेकिन अब इस चीज़ को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक इंटरमीडिएट मैकेनिज्म चाहिए, ठीक है। और यही इंटरमीडिएट जो मैकेनिज्म है यहाँ पे, ठीक है, यही इंटरमीडिएट मैकेनिज्म जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। अब क्या बेटा देखिए, ऐसा है कि आप डायरेक्टली शाफ्ट तो जोड़ नहीं सकते, समझ रहे हैं, आप डायरेक्टली शाफ्ट तो नहीं जोड़ सकते, तो आपको एक प्रॉपर एक मीडियम चाहिए बीच में जिसके थ्रू आप ट्रांसमिट कर सकें। उसका वजह है मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं हम शाफ्ट डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। ये आपका सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी अब बात निकली है तो मैं बता देता हूँ। अब आप ये सोचिए बेटा कि अगर आप दो मोटर को साथ में शाफ्ट में मतलब दो मोटर के शाफ्ट को आपने जोड़ दिया, कॉमन कर दिया, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक मोटर M1 है और एक मोटर जो है वो M2 है, ठीक है, और आप इसके एक शाफ्ट में जोड़ चुके हो।
ठीक है, आप कहोगे सर ये तो सबसे आसान तरीका है, लेकिन ये सबसे डेंजरस तरीका है ये। उसकी वजह ये है कि मान लीजिए कि कभी आपका मोटर M1 में फ्लक्चुएशन आया, ठीक है, मोटर M1 में फ्लक्चुएशन आया और मोटर M1 जो है आपका मेन से कनेक्टेड है, मेन समझते हैं, जो मेन सप्लाई है, ठीक है, और आपका मोटर M2 से मान लीजिए आपका लोड कनेक्टेड है। लोड कैसा होगा, मान लीजिए एलिवेटर ही ले लेते हैं, एलिवेटर का चैप्टर है तो एलिवेटर ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कभी क्या होगा, अचानक से मान लीजिए मेन सप्लाई में फ्लक्चुएशन शुरू हो गया, यानी कि मेन सप्लाई का पावर घट गया, तो क्या होगा, मोटर M1 का स्पीड जो है वो अचानक से घटेगा, है ना, मोटर M1 का स्पीड अचानक से घटेगा। लेकिन मोटर M2 को तो पता ही नहीं है, मोटर M2 को तो पता ही नहीं है कि पीछे से पावर घट चुकी है, ये तो अपने आरपीएम के अकॉर्डिंग घूमता रह जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, इस रॉड पे एक टॉर्सन आ जाएगा, ठीक है, इस रॉड पर एक टॉर्सन आ जाएगा। टॉर्सन समझते हैं, जैसे अगर आप यूं ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा वो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये रॉड आपकी जो है वो ब्रेक कर जाएगी यहाँ पर और आपका ये डीकपल्ड हो जाएगा। और जैसे ही ये डीकपल्ड होगा तो एलिवेटर पे जो लोग, एलिवेटर जो है अचानक से नीचे गिर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब इस मोटर का मैकेनिकल खत्म हो गया, अचानक एलिवेटर नीचे गिर पड़ेगा आपका, है ना। तो है डेंजरस। अभी आपको लग रहा था सर ये तो इजी है, आराम से आप दोनों का शाफ्ट को जोड़ दो, इसको इससे हेल्प से घुमा दो, लेकिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इस चीज़ को बचाने के लिए ये जो सिचुएशन यहाँ उत्पन्न हुई है, इस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मैकेनिकल ड्राइव हम यूज़ करते हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि जैसे आपका सप्लाई कम या ज़्यादा होता है उसके अकॉर्डिंग ये इन दोनों की स्पीड को मेंटेन करके रखता है, ताकि आपके लोड एंड पॉइंट लोड पे इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं ये क्या है, इंटरमीडिएट मैकेनिज्म है विच ट्रांसमिट पावर और मोशन। देखिए अभी मैं आपको पहले वाले स्लाइड में बोल रहा था ना कि मोशन और पावर एक ही है, देखिए यहाँ लिखा ना, ट्रांसमिट पावर और मोशन फ्रॉम द प्राइम मूवर टू द मशीन, ठीक है। ये है आपका, ये आपका प्राइम मूवर बन गया और ये आपका मशीन बन गया यहाँ पर, ठीक है। एंड पॉइंट आपका यहाँ पर है ना, ये आपका एलिवेटर का पार्ट हो गया यहाँ से, तो ये आपका बन गया मशीन का पार्ट, ये इधर से प्राइम मूवर का पार्ट बन गया, ठीक है। और इसको यूज़ क्या करते हैं, टू कनेक्ट द शाफ्ट मेनली टू टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स आर यूज, फ्लेक्सिबल और रिजिड, ठीक है। अब मैकेनिकल ड्राइव ये दो तरह का हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल में क्या है कि आपका स्पीड जो है वो डिपेंडिंग अपॉन आपका जो इनपुट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा कम करता रहेगा। वो रिजिड में क्या होता है कि वो एक ही स्पीड पे चलेगा और अगर सप्लाई पर्टिकुलर पॉइंट के बाद कम हो गई तो वो उसको बंद कर देगा, ठीक है। तो ड्राइव भी हमारा दो तरीके का होता है, फ्लेक्सिबल ड्राइव और रिजिड ड्राइव होता है, ठीक है। अब क्लियर हो गया आपको कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम क्या चीज़ होता है या फिर मैकेनिकल ड्राइव क्या होता है। तो ये एक इंटरमीडिएट मैकेनिज्म है। इस इंग्लिश वर्ड को याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। मतलब इसको कैसे, अब एक इसका है बिचौलिया, इसको बोलते हैं ना, जो बीच माध्यम होता है, एक बीच का माध्यम होता है ना, वो एक माध्यम है जो आपका पावर ट्रांसमिट करता है प्राइम मूवर से मशीन। मतलब प्राइम मूवर आपका पॉइंट 1 हो गया और मशीन आपका पॉइंट 2 हो गया, ठीक है, जो पहले वाले स्लाइड में मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम जो है आपका क्या है, एक माध्यम है जिस माध्यम से आपका जो पावर है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पावर ट्रांसमिशन जो है कितने तरह का हो सकता है, ठीक है। देखिए बेटा, ये जो टॉपिक है ये आपका इलेक्ट्रिकल टॉपिक नहीं है, ये मैकेनिकल टॉपिक है, ठीक है। तो और ये बहुत कॉमन टॉपिक है, तो लेकिन आपके सिलेबस में है तो जानना जरूरी है आपको ये चीज़। तो एक होता है आपका फ्रंट व्हील ड्राइव। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपको ये लगा कि सर अभी बीच में इलेक्ट्रिकल चल रहा था या फिर पूरा मैकेनिकल पढ़ाना शुरू कर दिए, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है बेटा कि आप अगर एक इंजीनियर हो ना, तो और अगर आपको मेंटेनेंस करने के लिए कहा जाए किसी मशीन का,
तो आपको उस मशीन का इन और आउट पता होना चाहिए, ठीक है, तभी तो आप फॉल्ट पता कर पाओगे, फॉल्ट आ कहाँ से रहा है। नहीं तो आप बोलोगे सर तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है और मैं इस मैकेनिकल वाले में कुछ कर नहीं सकता। आपको बताना पड़ेगा कि सर फॉल्ट जो है वो ड्राइव से आ रही है, फॉल्ट जो है मैकेनिकल सिस्टम से आ रही है, ठीक है, तभी आप फॉल्ट को सॉर्ट आउट कर पाओगे। ये है आपका फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, इसको समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। मैं हर बार कहता हूँ किसी चीज़ को समझने के लिए उस पूरे टर्म को पार्ट में तोड़ दीजिए, और आप देखिए अभी खुद ही लिख पाओगे इसको। फ्रंट मतलब क्या होता है, आगे, ठीक है। व्हील मतलब क्या होता है आपका, चक्का, ठीक है। देखिए हिंदी में हमारी हैंडराइटिंग थोड़ी सी कमज़ोर है। और ड्राइव मतलब जो चीज़ को मूव कराए, है ना, ड्राइव जो है वो चीज़ को मूव कराए, मतलब कि ऐसा ड्राइव जो आगे वाले चक्के को मूव कराए, ठीक है, ऐसा ड्राइव जो आगे वाले चक्के को मूव कराए, उसको हम फ्रंट व्हील ड्राइव बोलेंगे। बस यही कहानी है इसकी। ये पूरा जो अंग्रेजी में लिखा है इसका यही मतलब है। मैं पढ़ देता हूँ। फ्रंट व्हील ड्राइव इज ए फॉर्म ऑफ इंजन एंड ट्रांसमिशन लेआउट। अब देखिए कुछ अंग्रेजी के वर्ड हमें जोड़ने पड़ते हैं उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो इज ए फॉर्म मतलब क्या हुआ, एक तरह का इंजन और ट्रांसमिशन लेआउट है, यूज इन मोटर व्हीकल, जो हम मोटर व्हीकल में हम यूज करते हैं, ठीक है, वेयर द इंजन ड्राइव्स द फ्रंट व्हील्स ओनली। यही लिखा है जहां पे इंजन जो है केवल फ्रंट व्हील को ड्राइव करता है। वही मैंने आपको कहा, फ्रंट मतलब आगे, व्हील मतलब चक्का, और ड्राइव मतलब जो मूव कराए, मतलब ऐसा ड्राइव जो आगे वाले चक्के को मूव कराए, वो फ्रंट व्हील ड्राइव हो गया। रियर मतलब क्या होता है, रियर मतलब होता है, देखिए ई कार ऊ कार देख लीजिएगा, थोड़ा सा जो है हमारे जो हाथ है वो तंग है हिंदी में, तो देखिए अब पता नहीं ये सही लिखा है कि नहीं, बट मतलब पीछे है, ठीक है, ये पीछे है, और ये जो है ये आपका चक्का है, और ये ड्राइव जो है आपका मूव कराने के लिए, ठीक है। मतलब ऐसा ड्राइव जो पीछे वाले चक्के को मूव कराने के लिए बना है, ऐसा ड्राइव जो पीछे वाला चक्का मूव कराए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियर व्हील ड्राइव, ठीक है ना। तो इज ए फॉर्म ऑफ इंजन एंड ट्रांसमिशन, देखिए ये वाला जो चीज़ है ना आपको दोनों में कॉमन है, इज ए फॉर्म ऑफ इंजन एंड ट्रांसमिशन लेआउट यूज इन मोटर व्हीकल वेयर द इंजन ड्राइव द रियर व्हील्स ओनली। खत्म हो गई कहानी। तो बेटा इस टर्म में ही छुपा हुआ है इसका डेफिनेशन, हमेशा याद रखिए। कहीं भी इंजीनियरिंग लाइफ में फंसिएगा डेफिनेशन में, नहीं समझ में आ रहा होगा, बस उसको तोड़ करके हिंदी में अनुवाद कर लीजिए दिमाग में, उसको अंग्रेजी में लिख दीजिए, आपका डेफिनेशन 60% 70% वहीं सही हो जाएगा। इंटरव्यू में भी कभी कभी होता है कोई ऐसा टर्म बोल दिया आपको नहीं आ रहा है, तो आप घबराइए नहीं, उस टर्म को तोड़िए, तोड़ के समझिए क्या कहता है वो, ठीक है, उसके बाद उसको जोड़ के बता दीजिए। तो अप्रोच एक होना चाहिए आपका। अब ऑल मतलब क्या होता है, सभी, ठीक है। व्हील मतलब चक्का, और ड्राइव मतलब मूव। देखिए ड्राइव मतलब मूव तो ऐसे एक चीज है, लेकिन मतलब यहां समझिए कि मूव कर, ड्राइव मतलब क्या होता है, मूव कराना, कंट्रोल करना, है ना। तो क्या हुआ, ऑल व्हील ड्राइव मतलब जहां ऐसा ड्राइव सिस्टम जो सभी चक्के को कंट्रोल करे, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। यहां देखिए लिखा हुआ है, सिस्टम दैट पावर द फ्रंट एंड द रियर व्हील, दोनों, आगे वाला भी पहिया और पीछे वाला भी पहिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं आपको, है ना, आपको समझ में आएगा। आजकल जो कंपनी गाड़ी बना रही है, जो भी 4 व्हीलर बनता है ना, तो उसमें ये सारी चीज़ यूज़ होता है ना। डिपेंड करता है आपका कि आप क्या यूज़ करना चाहते हो और कैसे यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। आपको याद है बचपन में, जैसे बचपन में जो मिट्टी का हम लोग गाड़ी बनाते थे, अगर आपको याद होगा, तो
मिट्टी का 4 पहिया हमने बना दिया, उसको लकड़ी से हमने जोड़ दिया, करते थे ना, और फिर एक डंडा उसको रस्सी से खींचते थे, है ना, अगर आपको याद होगा तो ऐसे इसमें अब वो तो बचपन की बातें हो गई, वो तो छोटी मोटी चीज़ें हो गई। तो उसमें भी हम ड्राइव सिस्टम हम बचपन में ही यूज़ करते थे, हमें पता नहीं था, हम खेल खेल में हमने बचपन में भी ड्राइव सिस्टम का कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है। अब आपने अगर आपको याद होगा तो मिट्टी का गोल गोल करके 4 पहिया बना लिया, लकड़ी से जोड़ दिया, गाड़ी बन गई। और जब आप उसको डंडी से खींचते तो क्या करते थे, आगे वाले पहिए को घुमाते थे, पीछे वाला घूमता था। तो आप जो डंडी से आगे वाले को खींच रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, आप फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम लगा रहे थे, समझ रहे हैं। आप जब उसको खींच रहे थे तो क्या कर रहे थे, आगे से खींचे तो फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम लगा रहे थे, आपको पता नहीं था बचपन में। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको हमने ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया, उसमें हमने इलेक्ट्रिकल दिमाग लगा दिया, ड्राइव सिस्टम लगा दिया, अब वो बन गया टेक्नोलॉजी। तो बचपन की चीज़ें टेक्नोलॉजी बन गई आज के टाइम में। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बचपन के टाइम में जैसे दशहरा दुर्गा पूजा भी आ रहा है, तो जैसे बच्चा लोग नहीं होता, वो गाड़ी, छोटा मोटा गाड़ी ले लेता है, उसमें चाबी भरता है उसको, और चाबी भर के छोड़ दो तो गाड़ी चलने लगता है। तो चाबी तो आप पीछे भर रहे हो, चाबी तो आप भरते हो, तो अगर आप कभी उस खिलौने को खोल के देखना, जब आप चाबी भरते हो तो क्या होता है, वो चाबी वाला पार्ट जो है वो या तो आगे वाले पहिए में या पीछे वाले पहिए में जुड़ा रहता है। उसको आपने पूरा टाइट कर दिया, जब छोड़ दिया तो क्या हुआ कि अगर वो वाला जो चाबी वाला सिस्टम है, अगर वो आगे वाले में जुड़ा रहेगा तो आगे वाले पहिए को खींचेगा, उससे पीछे वाला पहिया चल पड़ेगा। और अगर वो पीछे वाले से जुड़ा हुआ रहा तो क्या करेगा, वो पीछे वाले को धक्का देगा तो आगे वाला चल पड़ेगा। तो क्या, वो तो वैसे तो वो उसी में हो गया आपका, अगर आगे वाले में है तो फ्रंट व्हील ड्राइव, पीछे वाले में तो रियर व्हील ड्राइव, अगर दोनों से कनेक्टेड है तो ऑल व्हील ड्राइव। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी कुछ नहीं बेटा, टेक्नोलॉजी जो है आप छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ करके उसको एक बड़ा सिस्टम बना दिया, टेक्नोलॉजी बन गई। ठीक है, तो देखिए ये सभी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने सारा कुछ कर रखा है, बस हमें नाम पता होना चाहिए। अब देखिए, हाँ, अब जो मैं बात कर रहा था अभी आपको पिछले लेक्चर, देखिए इंजन पोजिशनिंग की बात हो रही है, इंजन पोजिशनिंग। अब मैं आपको बताता हूँ इंजन पोजिशनिंग क्या चीज़ होती है। पहले मैं बात करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई भी कार है, उसमें आप देखोगे क्या होता है, बोनेट खोलो तो इंजन सब आगे में रहता है ना, बोनेट खोलो इंजन आगे में रहता है। ठीक है, तो ऐसा ड्राइव सिस्टम जिसमें इंजन आगे में हो और वो आगे वाले पहिए को चलाए, समझ रहे हो आप, जिसमें इंजन जो है आपका, इंजन जो हो वो आपका आगे की तरफ हो और वो आगे वाले पहिए को, है ना, आगे वाले चक्के को वो चलाए, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम। समझ गए। कोई भी गाड़ी ले लीजिए, आप रोज डेली अपने डेली लाइफ में कितनी गाड़ियां देखते होंगे, है ना, वो एग्जाम्पल है आपका, इंजन आगे है और आगे वाले पहिए को ड्राइव करता है वो। ठीक है, तो वो आपका फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। देखिए अब क्या है कि अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो जरूरी नहीं आपको हर गाड़ी में वही मिले। ये हम पुराने टाइम में यूज़ करते थे ना, जो फिएट वेट की पुरानी गाड़ियाँ होंगी, जैसे कभी कभी आप आजकल जो पुराने जो जैसे आप हॉलीवुड की मूवीज़ देखिए या फिर आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखिए, जो पुराने स्टोरी को जो बताते हैं, उसमें क्या है कि आप पुराने मॉडल की गाड़ियाँ दिखाते हैं, है ना, तो वो सब गाड़ियों में हम ये यूज़ करते हैं फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम, वो सब है ना, जिसको जो है हम एंटिक मॉडल बोलते हैं, मतलब जो बहुत एंटिक पीस होता है, जिसको पुराना हो गया अब नहीं दिखने को मिलता। उसके बाद है आपका फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव, है ना, जिसमें इंजन आगे हो और पीछे वाले पहिए को ड्राइव करे, इंजन आगे हो और पीछे वाले पहिए को ड्राइव करे। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा सकता है बेटा कि कभी आप ये देखना, वैसे मैं सजेशन नहीं दूंगा बेटा, आप लोग कभी मत करना ये काम, जब मतलब कि जब इंजन घूम रहा होता है आगे वाला, तो नीचे एक एक्सेल लगा हुआ होता है ऐसे करके, है ना, कभी उसको ध्यान देना,
ऐसे करके एक्सेल लगा हुआ होता है और इंजन जो है बेटा वो आगे की तरफ होता है, ठीक है। तो ये इंजन क्या करता है बेटा, इस एक्सेल को ना ऐसे घुमाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका गियर सिस्टम लगा रहता है, यहाँ पे आपका गियर सिस्टम रहता है, तभी तो रोटेशन, आपका मोटर का रोटेशन जो है वो टायर के लीनियर मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आपका मोटर रोटेट करेगा ऐसे, मोटर आपका रोटेट करेगा ऐसे, लेकिन पहिया आपका घूमेगा ऐसे। कैसे? यहाँ पे आता है आपका गियर सिस्टम जो आपका यहाँ लगा हुआ होता है, और उसको और उस गियर सिस्टम को हम यूज़ करके, ठीक है, ये आपका गियर सिस्टम ऐसे होता है, उसको यूज़ करके वो पहिए को आगे तरफ खींचता है। तो ऐसा इंजन पोजिशनिंग है ना, जहाँ पे इंजन आगे की तरफ हो और पीछे वाले पहिए को वो खींचे, तो उसको हम बोलते हैं फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव सिस्टम, ठीक है। बाकी क्लियर हो जाएगा आपको। रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव मतलब जिसमें इंजन पीछे हो और पीछे वाले पहिए को आपको खींचे। अब आप बोलोगे सर इसका एग्जाम्पल क्या है? बिल्कुल एग्जाम्पल है इसका। जैसे आजकल जो सीएनजी की गाड़ियाँ आ रही हैं, जो दिल्ली वगैरह में डीटीसी बस जो चलती है ना, तो कभी आपने ध्यान दिया उसमें इंजन आगे नहीं होता, इंजन पीछे होता है उसके, है ना। इंजन उसमें आगे, इंजन पीछे होता है। या फिर आप ये समझ लीजिए कि जैसे जो बड़ी बड़ी वॉल्वो गाड़ी होती है, जिसमें आप देखोगे कि उसमें पीछे पूरा जाली जाली बना रहता है, तो वो सब जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जिसमें है ना, उसमें इंजन आगे हम देते हैं, सॉरी इंजन पीछे होता है और वो पीछे वाले को ड्राइव करता है, उसका फ्रंट इंजन ऑल ड्राइव। तो आजकल जो ट्रेंड में तो यही चल रहा है। तो आप बोलोगे सर आपने इतना क्यों पढ़ा दिया, ट्रेंड में चल रहा है? तो इसलिए बेटा क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन पे, ठीक है। जहाँ सुई चाहिए वहाँ तलवार इस्तेमाल नहीं करते, ये कहावत है। उसी तरीके से आपका जैसा एप्लीकेशन होगा आप वैसा यूज़ करोगे, है ना। ऐसा नहीं कि चाहिए आपको कुछ छोटी चीज़ के लिए आप बड़ा एप्लीकेशन कर रहे हो, दाम बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा सिस्टम का, है ना। एज ए इंजीनियर आपको ध्यान देना होता है कि कम पैसे में अच्छा काम क्या हो, उसको हम लोग, एक इंग्लिश का वर्ड है, जान जाइए, काम आएगा आगे, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइज, है ना। मतलब मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट। यही ऑप्टिमाइजेशन पे बेटा पूरा सिस्टम चलता है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो। ये वर्ड जो है कहीं नहीं जान छोड़ेगा आपका आने वाले टाइम में। हर जगह यही बात होगी, ऑप्टिमाइज़ करो, मतलब कम में ज़्यादा। तो वही मैं कह रहा हूँ। तो ये सारे सिस्टम जो है बेटा, ये आप यूज़ करोगे जैसा आपका एप्लीकेशन। अब छोटी गाड़ी है, उसमें फ्रंट इंजन ऑल ड्राइव व्हील ड्राइव लेके क्या करोगे आप छोटे मोटे चीज़ के लिए? अब आपको इलेक्ट्रिकल स्कूटर बनाना है मान लीजिए, है ना। आजकल अब आने वाला टाइम बेटा इलेक्ट्रिकल स्कूटर का आने वाला है। अब ये पेट्रोल डीजल वाले भी हट जाएंगे। अब आपको एक छोटा इलेक्ट्रिकल स्कूटर बनाना है, क्या करोगे उसमें फ्रंट इंजन ऑल ड्राइव लगाओगे क्या? फिजिबल लगता है आपको? नहीं। स्कूटी के एग्जांपल ले लीजिए। स्कूटी में क्या होता है आपके? स्कूटी में इंजन कहाँ होता है? स्कूटी में इंजन पीछे की तरफ होता है ना। तो सब वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि एप्लीकेशन जैसा है वैसा रहेगा आपका। कोई जो थोड़ा है कि आप, अभी मैंने गाड़ी के एग्जांपल लिया था, थोड़ा हर जगह गाड़ी के एग्जांपल लेंगे। स्कूटी के एग्जांपल ले लीजिए, उसमें क्या होता है आपका, है ना। बाइक का एग्जांपल ले लीजिए, है ना। जैसे आपका जो उस सब में इंजन का पोजीशन देखिए क्या कहाँ होता है। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए जो मैंने बताया है बेटा, वो सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है, उसी को मैंने हिंदी में बताया है। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, फिर मैं आपको समझा भी देता हूँ, है ना। आप लोग को इंग्लिश थोड़ा सा टफ लगता होगा, मैं समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन इंग्लिश थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसलिए कि आने वाले टाइम में जैसे इंटरव्यू वगैरह में बैठोगे तो थोड़ा सा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा ना। आप अगर मान लो कि कभी इंजीनियर, आप लोग ऐसे इंजीनियर बन गए और कभी मीटिंग में बैठे हुए हो, तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, नहीं तो सामने वाला क्या बोलेगा कि इंजीनियर को अंग्रेजी नहीं आती। इंग्लिश जो है कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, और है भी नहीं, लेकिन बोलने में और समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। इन दिस टाइप ऑफ चेचिस लेआउट, चेचिस तो आप समझते ही हो ना, चेचिस बाहर का जो होता है। इंजन इज फिटेड इन द फ्रंट एंड ड्राइव इज ऑल्सो गिवन टू द फ्रंट व्हील, जो भी मैंने आपको बोला, है ना।
इंजन आगे और वो ड्राइव करेगा आगे वाले को। इसमें क्या होता है बेटा, इन दिस चेसिस लेआउट इंजन इज फिटेड एट द फ्रंट। इंजन आगे होता है, पीछे वाले को ड्राइव करता है। वही मैंने आपको कहा रियर इंजन, रियर व्हील ड्राइव में क्या होता है बेटा, चेसिस लेआउट इंजन इज फिटेड एट द बैक, मतलब पीछे की तरफ होता है, एंड ड्राइव इज ऑल्सो गिवन टू द रियर व्हील। रियर मतलब पीछे होता है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर ये रियर वर्ड थोड़ा टफ, रियर व्हील टफ नहीं बेटा, ये टेक्निकल टर्म है ना। फ्रंट जैसे रियर वो आपका रियर मिरर होता है ना, जिसमें आप पीछे की वाली चीज़ को देखते हो। साइड मिरर, रियर मिरर होता है, गाड़ियों में भी होता है ना। तो वहाँ तब आप जाके नहीं बोलोगे सर पीछे देखने वाला हमको वो मिरर दे दीजिए, वहाँ रियर मिरर ही बोलोगे, ठीक है। उसके बाद है फ्रंट इंजन फोर व्हील ड्राइव। फोर व्हील ड्राइव या फिर ऑल व्हील भी समझ लीजिए इसको, है ना। फोर व्हील तो वही हो गया ना, गाड़ी में 4 ही चक्के होते हैं, अगर ट्रक की बात ना की जाए तो नॉर्मल गाड़ियों में 4 चक्के होते हैं, है ना। तो फ्रंट इंजन फोर व्हील ड्राइव लेआउट प्लेसेज एट द इंटरनल कंबशन इंजन एट द फ्रंट व्हीकल एंड ड्राइव्स ऑल द 4। मतलब इंजन आगे होगा और इसमें सभी पहिए को वो ड्राइव करेगा, ठीक है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि पावर ट्रांसमिशन क्या होता है मैकेनिकल में, मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पावर ट्रांसमिशन क्या होता है। इलेक्ट्रिकल में भी हम क्या करते हैं बेटा, पावर को ट्रांसमिट करते हैं वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या आता है आपका, पावर ट्रांसमिशन ड्राइव्स आ जाता है इसमें मैकेनिकल में, जहाँ पे आपका गियर सिस्टम होता है ना, उस तरीके से। और डिपेंडिंग अपॉन आपका जो है इंजन कहाँ पे लगेगा, क्या ड्राइव करेगा, उसको हम ऐसे क्लासीफाई करते हैं। तो शायद ये लेक्चर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा बेटा तो प्लीज़ पूछिए, और कोई भी चीज़ अगर ऐसा समझ में नहीं आता है इंग्लिश में, तो मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके भी हर एक सेंटेंस का बताता चला जा रहा हूँ, ताकि आपको सेंटेंस को रटना ना पड़े। आप उस सेंटेंस को अगर आप एज इट इज़ ग्रास्प मतलब कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पाता है तो कुछ कुछ वर्ड्स यहाँ से निकाल करके एक अपना सेंटेंस बना लीजिए। जो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ उसमें थोड़ा थोड़े अंग्रेजी वर्ड उठा करके एक अपना ओन सेंटेंस बना लीजिए। बस यही आपका नोट्स होता है, और नोट्स कुछ नहीं होता आपका, है ना। बेसिकली यही आपका नोट्स होता है, नोट में भी आप वही करते हो। तो मेरा जो स्लाइड जो होता है आपका, जो मैं आपको देता हूँ, अगर आप देखोगे तो मैं वही देता हूँ आपको जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, ठीक है। जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है वही मैं देता हूँ। अगर मैं अभी आपको यहाँ पे ये बताऊँ कि इसका आविष्कार कब हुआ था, ये कब आया था, कहाँ से आया था, अब ये मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख दूँगा, यहाँ से यहाँ तक, तो आप इसको पढ़ते ही रह जाओगे, काम की चीज़ें छूट जाएंगी। काम की चीज़ तो ये है, एग्ज़ाम में आपको ये लिखना है ना, तो आप वो लो ना जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है। और अगर आपको लगता है कि ये ठीक है, तो नोट्स मत बनाओ इस टॉपिक का। जो ये थोड़े कि हर एक टॉपिक का नोट्स बनाना है। जो आपको लगता है कि नहीं ये 4 पॉइंट ठीक है, ये हम लिख लेंगे, तो नोट्स नहीं बनाना है उसका। समझ लीजिए और ये स्लाइड देख लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा, ठीक है। ओके, टेक केयर।